नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। डीआरडीओ छठवीं पीढ़ी के पावर प्लांट का उपयोग करेगा। भारत के महत्वाकांक्षी पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका की छठी पीढ़ी के जेट इंजन से संचालित किया जाएगा, जिससे यह दुनिया भर में विकसित किए जा रहे सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों के बराबर हो जाएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने हाल ही में एक बयान में इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर कामत ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एमका कार्यक्रम के लिए पांचवी पीढ़ी की प्रणोदन तकनीक को पूरी तरह से त्याग देगा, जिसका लक्ष्य सीधी छठी पीढ़ी का इंजन बनाना है। उन्होंने कहा, कावेरी इंजन चौथी पीढ़ी का इंजन है। एएमसीए की छठी पीढ़ी के इंजन की आवश्यकता होगी। उन्होंने भारत की अगली पीढ़ी को हवाई लड़ाकू क्षमताओं के लिए भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक साहसिक और रणनीतिक कदम पर प्रकाश डाला। अगला, छठी पीढ़ी लड़ाकू जेट इंजन के लिए 4 OEM दौड़ में। भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने 13 अप्रैल को पुष्टि की कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन के सह विकास के लिए एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता यानी OEM के साथ एक समझौते को अगले 2 से 3 महीने के भीतर अंतरिम रूप दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में रक्षा औद्योगिकी कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर कामत ने बताया कि 4 वैश्विक कंपनियां इस अत्याधुनिक परियोजना पर भारत के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिसका उद्देश्य उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका MK2 और भविष्य की छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म को शक्ति प्रदान करना है। यह घोषणा अगली पीढ़ी की विमानन प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को स्थान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला, नौसेना IAS-3 के लिए EMLS विकास को फाइनेंस करेगी। बेंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी EMLS का अनावरण किया, जो भारतीय नौसेना के लिए विमान लॉन्च क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली एक अभूतपूर्व तकनीक है। हालांकि प्रदर्शित प्रणाली एक छोटा मॉडल था, लेकिन डीआरडीओ अधिकारियों ने पुष्टि की कि पूर्ण विकसित EMLS पर काम चल रहा है, जो उन्नत नौसेना विमानन प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित EMLS प्रोटोटाइप एक छोटा संस्करण था और जिसे तकनीकी प्रदर्शनकर्ता के रूप में डिजाइन किया गया था और जिसे गतिशीलता और परीक्षण उद्देश्यों के लिए ट्रेलर ट्रक पर रखा गया था। इस मॉड्यूलर डिजाइन का परीक्षण वर्तमान में 500 किलोग्राम तक के वजन वाले UAV को लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। डीआरडीओ का लक्ष्य बड़े अनुप्रयोगों के लिए इसे स्केल करने से पहले सिस्टम की मुख्य तकनीकियों को मान्य करना है। ट्रेलर माउंटेड प्रोटोटाइप का उपयोग छोटी दूरी पर छोटे पैमाने के UAV को लॉन्च करने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया, जिससे सटीक त्वरण और नियंत्रण प्राप्त होगा। किसी भी विद्युत चुंबकीय लॉन्च सिस्टम के लिए ये प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अगला, फ्रांस को भारत की पिनाका पेशकश विफल। फ्रांस की अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स का स्वदेशी विकल्प विकसित करने की महत्वाकांक्षा ने भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यानी MBRL को यूरोपीय राष्ट्र को निर्यात करने के उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फ्रांस के आयुध महानिदेशालय घरेलू रूप से विकसित रॉकेट और आर्टिलरी सिस्टम को प्राथमिकता दे रहा है, जिसकी योजना 2026 के मध्य तक एक प्रदर्शन फायरिंग करने की है, जिसमें भारत के युद्ध
सिद्ध पिनाका में पहले की रुचि को प्रभावी रूप से दरकिनार किया जा रहा है। यह कदम न केवल रक्षा संप्रभुता के लिए फ्रांस के प्रयास को रेखांकित करता है, बल्कि यूरोपीय सहयोगियों को अमेरिकी प्रणालियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने का भी लक्ष्य रखता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका ने 2024 में भारत की यात्रा के दौरान ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिची सहित फ्रांसीसी सेना के अधिकारियों के लिए एक प्रदर्शन के बाद फ्रांस का ध्यान आकर्षित किया था। मार्क 2 ER वेरिएंट के लिए 90 किलोमीटर तक की रेंज और 44 सेकंड में 12 रॉकेटों की तीव्र सैल्वो क्षमता वाली इस प्रणाली को हिमार्स के लिए लागत प्रभावी प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया गया था, जिसकी लागत काफ़ी अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 22 लॉन्चरों के लिए $975 मिलियन के सौदे से इसका सबूत मिलता है, लेकिन 25 की शुरुआत में फ्रांस की दिलचस्पी चरम पर थी जब उन्नत वार्ता की खबरें आईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रों के साथ चर्चा के दौरान कथित तौर पर इस प्रणाली की पेशकश की। अगला, राफेल के लिए भारत में निर्मित मिसाइलें। अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना कथित तौर पर पुरानी हो चुकी AMICA इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी हवा में मार करने वाली मिसाइलों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में उसके 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों के बेड़े में लगी हुई है। इसकी बजाय भारतीय वायुसेना का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर विकसित एस्ट्रा MK1 और MK2 दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी BVRAAM को एकीकृत करना है, जिन्हें सीमा प्रदर्शन और लागत प्रभावशीलता के मामले में MICA वेरिएंट से बेहतर माना जाता है। अगला, सारस MK2 परीक्षण उड़ानों के लिए तैयार। भारत की स्वदेशी विमानन महत्वाकांक्षाएं सारस MK2 की आगामी परीक्षण उड़ान के साथ बढ़ रही है, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं द्वारा डिजाइन किया गया एक उन्नत नागरिक विमान है। दिसंबर 2027 के लिए निर्धारित इस मील के पत्थर की घोषणा CSIRNAL के निदेशक अभय पशिलकर ने द हिंदू के साथ एक साक्षात्कार में की। सारस MK2 14 मीटर सारस प्रोटोटाइप का एक नया संस्करण है, जिसने पहली बार 2024 में उड़ान भरी थी, जिसका उद्देश्य कठोर उड़ान परीक्षण के माध्यम से उड़ान योग्यता प्रमाणन हासिल करना है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े के लिए कम से कम 15 इकाइयां प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की है। सारस कार्यक्रम को 2009 में एक बड़ा झटका लगा था, जब एक प्रोटोटाइप परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे दुखद रूप से 3 IAF कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना ने 2016 तक प्रगति को रोके रखा, जब परियोजना को व्यापक ओवरऑल के साथ पुनर्जीवित किया गया तो MK2 संस्करण में महत्वपूर्ण उन्नयन शामिल हैं, जिसमें बेहतर वायु गतिकी के लिए पुनः डिजाइन किए गए पंख और प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक पुनः स्थापित इंजन शामिल है। ये संशोधन पहले के प्रोटोटाइप से सीखे गए सबक को संबोधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विमानन विश्वसनीयता और दक्षता के लिए आधुनिक मानकों को पूरा करता है। धन्यवाद।